Hello students, in this video we will discuss about basic accounting terms. First is acceptance. जब भी मैं एज अ ट्रेडर कोई भी कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचती हूँ, उधार पे गुड्स बेचती हूँ और वो कस्टमर मुझे प्रॉमिस करता है कि वो 3 महीने के बाद मुझे पैसा रिटर्न करेगा, तो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ कि जो भी कस्टमर है मुझे 3 महीने के बाद ये इतना अमाउंट रिटर्न करेगा। तो वो पर्सन उस बिल को जब एक्सेप्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। द ड्रॉइज मतलब जो कस्टमर है वो साइन करता है असेंट ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉअर। दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जो भी पॉलिसीज़ होती है, जो भी प्रिंसिपल्स या मेथड्स जो हम अप्लाई करते हैं अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में अप्लाई करते हैं, वो होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and methods of applying those principles adopted by an enterprise in the preparation and presentation of financial statements. Next है accrual. Recognition of revenues and costs as they are earned or accrued. मतलब हमें पैसा, हमने गुड्स सेल करे, मतलब हमने रेवेन्यू अर्न करा, भले हमें कैश में अमाउंट मिला हो या ना मिला हो, उसे क्या बोलते हैं, अक्रूवल। मतलब जब हमने गुड्स सेल करे तभी हम रेवेन्यू को काउंट कर लेंगे, भले ही हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे होंगे। ओके। कॉस्ट हमने पे नहीं करी लेकिन हमें लागत लग गई, हमारे एक्सपेंसेस हो गए, तो हम उससे क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। जब हम उसे कैश में पेमेंट करेंगे तब के लिए वेट नहीं करेंगे, अभी ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एज दे आर अर्नड और इनकर्ड। जब भी हमने रेवेन्यू अर्न करा तभी उसको रिकॉर्ड कर लेना बुक्स में, जब हमने कॉस्ट को इनकर करा या तभी उसको रिकॉर्ड कर लेना बुक्स में। मनी को रिसीव करने का या मनी को पे करने का इंतजार हमें नहीं करना है। इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज दे अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिसीट्स और पेमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, हम वो ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो हमारी असेट या फिर लाइबिलिटी बन जाते हैं। अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हमें उसका रिसीट हुआ है, एक्चुअली में पैसा मिला है या हमने एक्चुअली में पेमेंट किया है या नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रूअल मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय विच रेवेन्यूज, कॉस्ट, असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच दे अक्रू। मतलब जिस समय पर हमें रेवेन्यू मिला है, कॉस्ट हमने इनकर करी है, असेट या लाइबिलिटीज हमारी अकाउंट्स में आई है, उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लेना। जब हमें एक्चुअली में पे करेंगे, एक्चुअली में इनकम होगी, तब रिकॉर्ड नहीं करते, जब वो ट्रांजैक्शन होता है तभी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू डेफरल्स, एलोकेशंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, डेफरल्स मतलब अभी हमें 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है लेकिन 5 लाख मैं तुरंत नहीं दे सकती हूँ, मैं 5 लाख 5 साल में दूंगी, हर एक साल एक लाख रुपए दूंगी। तो वो क्या हो गया, मैंने उसे डेफर कर दिया, मतलब वो जो खर्चा मुझे 5 लाख का अभी देना था तो मैंने उसे 5 सालों तक टाल दिया, मतलब हर एक साल में एक लाख रुपए दूंगी। तो डेफर करना, ये सब चीज़ें भी आती है। डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी असेट होती है, जो भी पूंजी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो उसे भी लिखना। अमोर्टाइजेशन मतलब जो पेटेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ भी कम होती है, तो वो सब चीज़ें भी अकाउंट करना। ये सब किस में आता है, मर्केंटाइल या फिर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम केवल कैश ट्रांजैक्शन से इंक्लूड करते हैं, जो हमने पैसे में पे किया होगा, जो पैसा हमें रिसीव किया होगा, वो सब। लेकिन अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, जो उधार में चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमने उधार में सामान बेचा उस रेवेन्यू का हम अभी ही रिकॉर्ड कर लेंगे। जो भी कॉस्ट हमने इनकर कर ली, भले हमने पेमेंट की हो या ना की हो, तब भी हम उसे अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने सपोज लोन लेके एसेट खरीद ली तो भी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रूड असेट, अ डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्सेबल क्लेम अगेंस्ट अनदर पर्सन विच accumulates with the passage of time or the rendering of service or otherwise.
It may arise from rendering of services including the use of money which at the date of accounting have been partly performed and not yet billable. मतलब अक्रूड एसेट का मतलब क्या होगा, जो चीज़ इकट्ठी होती जा रही है एक समय के दौरान, हम सर्विस देते जा रहे हैं और हमें पैसा अभी मिल नहीं रहा है पर हम सर्विस देते जा रहे हैं, वो इकट्ठा होते जा रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो इकट्ठा हो जाएगा तब वो हमें वो पैसा देगा। तो एक तरह से ये एसेट क्या हो रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रूड एक्सपेंस, एन एक्सपेंस विच हैज़ बीन इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड बट विच इज not enforceable claim has become due in that period against the enterprise. It may arise from the purchase of services including the use of money which at the date of accounting have been only partly performed and not yet billable. accrued expense का मतलब क्या होता है, वो expense जो हमने इनकर कर लिया है, हमने वो एक्सपेंस, वो हमने खर्चा कर दिया है एक अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन अभी तक जो उसका क्लेम है, मतलब जो सामने वाली पार्टी है उसका पैसा हमसे अभी तक ले नहीं पा रही है, मतलब उसके लिए वो अभी उसका अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब उसका भी बिल, अभी उसका बिल नहीं बना है, ठीक है। ये होता है अक्रूड एक्सपेंस। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है अक्रूड एसेट, अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड लाइबिलिटी ये आप देख सकते हैं, अ डेवलपिंग but not yet enforceable claim by another person which accumulates with the passage of time or the receipt of services or otherwise. It may arise from purchase of services including the money which at the date of accounting have. मतलब ये भी क्या हो रही, लाइबिलिटी बनती जा रही है लेकिन अभी सामने वाला इसे हमसे मांग नहीं सकता, ये भी क्या हो रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है समय के साथ। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, एक डेट आएगी जिसमें हमें इसे पे करना पड़ेगा, ओके। ये क्या होता है, अक्रूड लाइबिलिटी। नेक्स्ट अक्रूड रेवेन्यू, रेवेन्यू विच हैज बीन अर्नड इन एन अकाउंटिंग पीरियड बट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो इन्फोर्सेबल क्लेम हैज बिकम ड्यू इन दैट पीरियड ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब वो रेवेन्यू जो हमने अर्न कर लिया है लेकिन उसके लिए हम क्लेम अभी नहीं कर सकते, इस पीरियड में हम उससे क्लेम नहीं कर सकते। इट में अराइज फ्रॉम द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मनी विच एट द डेट ऑफ अकाउंटिंग हैव बीन पार्टली परफॉर्म्ड एंड नॉट येट बिलेबल। मतलब अभी तक उसका बिल नहीं बना है, एक पर्टिकुलर डेट पे वो अमाउंट हमें मिलेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब द टोटल डेट ऑफ द पीरियोडिक डिप्लीशन चार्जेस ऑन वेस्टिंग असेट्स। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन द टोटल to the date of periodic depreciation charges on depreciable assets. Advance payment made on account but before completion of a contract or before acquisition of goods or receipts. Amortized value, the amortizable amount less any portion already provided by way of amortization. amortization का मतलब क्या होता है, जो भी पेटेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, तो जो वैल्यू कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, amortization. नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनुअली बाय द मैनेजमेंट। साल भर की जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज की ओनर्स को और उसके इंटरेस्टेड पर्सन्स को, किससे रिलेटेड, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, अगर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है तो उसमें क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, notes on accounts, the auditor's report and the report of the board of directors. It also includes other information voluntarily provided, value added statements, graphs, charts, etc. Appropriation accounts. An account sometimes includes as a separate section of the profit and loss statement showing application of profits towards dividend, reserves, etc. Appropriation account मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उससे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये रिजर्व्स बना रहे हैं, वो शो करता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, हम डिविडेंड्स
कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, रिजर्व्स में कितना पैसा डाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं उस प्रॉफिट का, ये शो करता है। असेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, इंटेंजिबल राइट्स ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स। मतलब वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं और जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। और इन असेट्स के ओनर कौन होते हैं, एंटरप्राइज होते हैं इनके ओनर। ऑथराइज शेयर कैपिटल, द नंबर एंड पार वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स दैट एन एंटरप्राइज में इशू in accordance with its instrument of incorporation. This is sometimes referred to as nominal share capital. Authorized share capital मतलब क्या होता है, सपोज एक कंपनी स्टार्ट हो रही है तो वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितने शेयर्स वो इशू करके पब्लिक से मनी कलेक्ट कर सकती है। मतलब एक अमाउंट, एक लिमिट सेट करना कि ये कंपनी 5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है, 5 लाख शेयर इशू कर सकती है और एक शेयर सपोज 100 रुपये का, तो 5 करोड़ तक का कैपिटल इस कंपनी के अंदर लग सकता है। मतलब इतना पैसा इस कंपनी में लग सकता है, इतने शेयर्स ये कंपनी इशू कर सकती है और पब्लिक को बोल सकती है कि आप कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है। इसे नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। The number and par value of each of the shares that an enterprise may issue in accordance with its instrument of incorporation. Instrument of incorporation मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती है तब वो कितने शेयर्स इशू कर सकती है, मतलब कितना पब्लिक से पैसा इनवाइट कर सकती है, उसकी एक लिमिट सेट होती है, उसे हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। ओके, थैंक यू। नाउ आई